राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान से रिहायशी इलाकों पर भीषण गोलीबारी, 8 नागरिकों की मौत, 22 घायल। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 14 चौकियां तबाह। कश्मीर में 26 स्कूलों के जलाए जाने पर केंद्र सख्त, राज्य सरकार को निर्देश। स्कूलों में पढ़ाई फिर हो शुरू। राजनाथ सिंह से मिले राज्यपाल। जेल से सिमी कार्यकर्ताओं की फरारी पर जेल मंत्री ने माना सुरक्षा में हुई चूक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार और जेल प्रशासन से मांगा जवाब। कांग्रेस की न्यायिक जांच की मांग। उम्मीदवारों की शिक्षा जानने का मतदाताओं को मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। गलत जानकारी पर रद्द हो सकता है नामांकन। ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयल्स ने कई देशों में दी रक्षा सौदों के लिए दलाली। भारत से हॉक एयरक्राफ्ट इंजन सौदे के लिए 82 करोड़ देने का आरोप। और अब पहली खबर। पाकिस्तान की तरफ से मंगलवार को भीषण गोलीबारी की गई। इसमें 8 नागरिकों की मौत हो गई, 22 से ज्यादा लोग घायल हैं। बीएसएफ ने कहा कि उसने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 14 चौकियां तबाह कर दी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक कर सीमा पर हालात का जायजा लिया। इस बीच पाकिस्तान ने भारत के उप उच्चायुक्त को बुलाकर सीमा पार गोलीबारी को लेकर विरोध जाहिर किया। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने मंगलवार को सांबा, जम्मू, पुंछ और राजौरी में जबरदस्त फायरिंग की। इसमें 8 लोगों की जान चली गई, जबकि 22 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। सबसे ज्यादा मौतें सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में हुई। यहां 6 लोग गोलीबारी के शिकार हुए। राजौरी जिले के मंजाकोट में 2 महिलाओं की मौत हुई। पाकिस्तान की तरफ से गोले दागे गए और मशीन गन से फायरिंग की गई। आज जो है ये लोग हैवी मोटर का इस्तेमाल करते हुए हमारे फॉरवर्ड लोकेशंस को टारगेट कर रहे हैं और हम भी जो है इक्वल मेजर में अप्रोप्रिएट रिस्पांस इनको दे रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और इनको हिट करेंगे जहां इनको सबसे ज्यादा चोट लगेगी। सेना और बीएसएफ का कहना है कि पाकिस्तानी फायरिंग की आड़ में आतंकियों को सीमा पार कराने की कोशिश होती है। बीएसएफ ने आतंकी गतिविधियों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान की निंदा भी की। हाँ, ये पाकिस्तान रेंजर्स का और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेज का एक फ्रस्ट्रेशन है। जब लड़ाई एक सैनिक के साथ होती है, जब आप उसमें कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं तो एक दूसरा ये तरीका अपनाया जाता है कि सिविलियन एरिया को टारगेट किया जाए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में 12 नागरिकों समेत 18 लोगों की जान जा चुकी है। 80 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लगातार हो रही गोलीबारी से लोग दहशत में हैं। कई परिवार घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं और जो रह गए हैं वो जान बचाने की कोशिश में हैं। सीमाई इलाकों के 174 स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। सुबह से ही हैवी शेलिंग कर रहा है और हैवी मोटार शेलिंग यहाँ पे हो रही है और बुलेट्स तक लोगों के घरों तक आई हैं और लोगों का घर से बाहर निकलना भी बहुत मजबूर हो गया है। इस समय हालात बहुत खराब हैं। अभी भी फायरिंग चल रही है सर, अभी भी देखो आप भी सुन सकते हैं सर, इस समय लगातार फायरिंग चल रही है सर। भारतीय सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की तरफ भी खासा नुकसान हुआ है। सेना ने दावा किया कि नौशेरा सेक्टर में जवाबी कार्रवाई में 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तान का कहना है कि फायरिंग में उसके 6 नागरिक मारे गए हैं और 8 जख्मी हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में स्कूलों में आग पर जम्मू कश्मीर सरकार को सख्ती से रोक लगाने को कहा है। इसके बाद राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक कर स्कूलों के आसपास चौकसी बढ़ाने और इन वारदातों की जांच तेज करने जैसे कई फैसले किए। वहीं राज्यपाल एन वोहरा ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर स्कूल दोबारा खोलने के तौर तरीकों पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर में स्कूलों में आगजनी पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मंत्रालय ने राज्य सरकार से कहा है कि वो इन वारदातों पर कड़ाई से रोक लगाए, साथ ही स्कूलों को दोबारा खोलने का बंदोबस्त करे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा है कि वो हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है, लेकिन कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यह इशू स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मे है
लॉ एंड ऑर्डर का उन्हीं को देखना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट देखेगी और क्यों हुआ ऐसा, कौन दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई स्टेट गवर्नमेंट ठीक करेगी। कश्मीर घाटी में कम से कम 26 स्कूलों में आगजनी की वारदातें हुई हैं। घाटी में 9 जुलाई से स्कूल कॉलेज बंद हैं, जबकि 12वीं की परीक्षा 14 नवंबर और 10वीं की परीक्षा 15 नवंबर से शुरू होने वाली है। विपक्षी दल और अलगाववादी इसका विरोध कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि स्थिति सामान्य होने पर ही स्कूल खुलने चाहिए, नहीं तो अशांति फैलाने वालों को नया हथियार मिल जाएगा। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि गरीब बच्चों को स्कूल से दूर रखने वाले अब बेनकाब हो चुके हैं। वो स्वयं बेनकाब हो गए हैं और कश्मीर का आम युवा अब इस षड्यंत्र को भली भांति समझने लगा है। यही कारण है कि बच्चे अपने माता पिता के साथ बाहर प्रदर्शन पर निकले हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भी सोमवार को स्कूलों की सुरक्षा के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि इस साजिश के आरोपियों को पकड़कर कड़ी सजा दी जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर BS मलिक मौजूद हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। जनरल मलिक, ये बताइए फिलहाल कि जब से जो सर्जिकल स्ट्राइक वाला मामला हुआ है, तब से जिस तरह से पूरे हालात में एस्केलेशन है, आज बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड जो है नंबर लोगों की मौत हुई है और घायल हुए हैं, ये मामला इस तरह से कब तक चलता रहेगा? अरफा, ये जो मामला है इसके दो पहलू हैं। पहले तो हमारे देश के अंदर जो कार्रवाई है और जिस प्रकार से कि जो राज्य सरकार है इस पूरे मामले को, जबकि वानी की डेथ हुई थी तब से लेकर अभी तक जैसे कि उन्होंने संभाला है, और उसमें कई ऐसी बात हैं जिनके ऊपर सवालिया निशान उठते हैं। नहीं तो बिना राज्य सरकार के ना जाने ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ लोग बिल्कुल खुले घूम रहे हों, स्कूलों में आग लगा रहे हों और किसी को पता ना हो कि वो लोग हैं कौन। नहीं, मैं खासकर आपसे जनरल मलिक का अंतर्देश है, ये नहीं कि बाहर का। जी जनरल मलिक, मैं स्कूलों में आग से भी ज्यादा, माफ कीजिएगा, मैं चाहती हूँ, जी हाँ जनरल मलिक, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान के जरिए जो हमला हो रहा है, आज जिस तरह लोग मारे गए हैं, जो शेलिंग हो रही है, जो हमले हो रहे हैं, उससे जुड़े मुद्दे पर हम फोकस करें। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या कोई तरीका है कि बातचीत की मेज़ पर वापस आया जाए? फिलहाल भारत के जो उच्चायुक्त हैं उनको भी बुलाया पाकिस्तान ने, यानी उनको भी बुलाकर उल्टा पाकिस्तान जो है वो ज्ञान दे रहा है। तो किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाए, कैसे भारत आगे बढ़े इस मामले पर? अरफा, जहाँ तक सैनिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि जहाँ तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से ये बात कनेक्टेड है। पाकिस्तान में अभी तहरीक इंसाफ कल एक बड़ा भारी प्रदर्शन करके पूरी कार्रवाई को जाम करना चाहते हैं और वो उनको पाकिस्तान की सेना का समर्थन प्राप्त है। तो ये जो पूरी कार्रवाई है इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो राहिल शाह, जिनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, उनको एक्सटेंशन दिलवाने के लिए, और जो सरकार है शरीफ साहब की सरकार, उसको नाकारा करार दिया जाए, इस तरह का मूवमेंट है। और उसी के चलते ये फायरिंग हो रही है और इस फायरिंग को बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि ऐसे हालात पैदा हो जाएं जिससे पाकिस्तान के अंदर राहिल शरीफ साहब को मौका मिले कि वो अपना एक्सटेंशन ले लें, और जो वहां पर लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार है उसको गलत साबित किया जाए। तो इस बात को हमें जो फायरिंग है बिल्कुल इसका ये रूप भी हमें देखना चाहिए। आप कह रहे हैं कि इसको दो तरफ से देखना होगा कि जो अंदरूनी हालात हैं पाकिस्तान के उससे भी जोड़कर देखना होगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ये एक नई रणनीति, नई स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की कि जब सैनिकों के बीच में आपस में मामला ना निपट पाए तो कहीं ना कहीं एक देश को कमजोर करने की रणनीति है कि अब नागरिकों पर हमला हो रहा है? जिस तरह से आज बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं, 8 लोग मारे गए हैं और 22 लोग जख्मी हुए हैं, तो क्या नागरिकों पर हमला एक नई रणनीति, नई चाल देख रहे हैं आप? आरफा, ये तो बहुत पुरानी उनकी कार्रवाई है। हमेशा भी जब देखते हैं कि खिसियानी बिल्ली की तरह जब वो कार्रवाई में कामयाब नहीं होते और हमारी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे वो अपनी जनता को बता सके कि वो कुछ कर रहे हैं, कोई कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने सिविलियन ठिकानों पर
हमला किया है और जिसमें कि हमारे 8 लोग शहीद हुए, 22 घायल हो गए। हालांकि उनके लोग भी मर रहे हैं जो जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से हो रही है, लेकिन वो अपनी जनता को उस तरह से नहीं समझते जैसा कि भारत में समझा जाता है। तो ये कोई बदली हुई रणनीति नहीं है, ये रणनीति वही है कि पाकिस्तान की सेना अपने आप को इम्पोर्टेंट जाहिर करे इन सब हालात में, और जो उनकी लोकतंत्र से जो सरकार है उसको नाकारा करार दिया जाए, और जिससे कि उनके जो अंदरूनी हालात हैं और उनका फायदा उठाते हुए राहल शरीफ एक्सटेंशन पाए, या हो सकता है तख्ता पलट की बात भी हो सकती है। तो ये जो कार्रवाई चल रही है इसको हमें देखना चाहिए कि ये सिविलियन के ऊपर, क्योंकि बाकी उनको पता है कि अगर आर्मी के ऊपर कोई भारतीय सेना के ऊपर कोई कार्रवाई होगी तो उसका तो करारा जवाब मिलेगा। ठीक है, तो वो नहीं करना चाहेंगे और ना इसको ऊपर उठाना चाहेंगे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत इस जानकारी को देने का। तो फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर। अभी एक छोटा सा ब्रेक। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। भोपाल जेल से फरार सिमी के 8 कार्यकर्ताओं की मुठभेड़ में मारे जाने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। आयोग ने राज्य सरकार, पुलिस और जेल अधिकारियों से 6 हफ्ते के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इस बीच मध्य प्रदेश की जेल मंत्री ने भोपाल जेल ब्रेक मामले में सुरक्षा चूक की बात कबूल की है, तो एसटीएफ प्रमुख सुधीर शाही को एडीजी जेल बना दिया गया है। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार ने सिमी आतंकियों की मुठभेड़ में मौत पर सवाल उठाने वालों की आलोचना की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार की किसी भी कार्रवाई पर हमेशा शक करने की आदत खत्म होनी चाहिए। जेल ब्रेक मामले में शहीद हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सवाल उठाने वालों पर पलटवार किया। अब ये दुर्दांत आतंकवादी थे, लेकिन इनके लिए आसमान सर को उठाने की कोशिश हो रही है और शहीदों की शहादत के बारे में 2 शब्द नहीं बोले गए। We should stop this habit of raising doubts and questioning the authorities and the police. This is not a good culture. Facts will come out. मुख्यमंत्री ने शहीद हेड कांस्टेबल के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा भी की। इस बीच मध्य प्रदेश की जेल मंत्री कुसुम महदेले ने सुरक्षा चूक की बात मानी है। जेल प्रबंधन में ने प्रयास तो किया है, लेकिन अब कोई चूक तो हुई है, इसको तो हम इनकार नहीं कर सकते। उधर मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के परिजनों ने सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है, तो कांग्रेस और वाम दल समेत विपक्षी दलों के कई नेताओं ने मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। एनआईए जांच एनकाउंटर की करे, जेल से कैसे भागी इसकी जांच वो क्यों करेगी एनआईए? उसकी जांच तो जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। हम सरकार ने जो बयान दिया राज्य सरकार ने, उसको मान नहीं सकते हैं। ये गंभीर बात है कि 8 लोगों को इस तरह कोल्ड ब्लडेड मर्डर कह सकते हैं हुआ है। इसके बारे में न्यायिक जांच की जरूरत है। भोपाल सेंट्रल जेल से सुरक्षा गार्ड की हत्या कर सोमवार तड़के भागे सिमी के 8 आतंकियों को कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। राज्य सरकार ने लापरवाही के आरोप में जेल सुपरिटेंडेंट समेत 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया था और इसकी जांच एनआईए को सौंप दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतदाताओं को उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता जानने का मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च अदालत ने पृथ्वीराज सिंह और पुखरेम शरद चंद्र सिंह की एक दूसरे के खिलाफ दायर अपील में ये फैसला दिया।
दोनों ने मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। जस्टिस AR दवे और L नागेश्वर राव की पीठ ने कहा है कि शैक्षिक योग्यता की सही जानकारी देना उम्मीदवारों का कर्तव्य है और इसकी जानकारी मतदाताओं का मौलिक अधिकार। पीठ ने यह भी कहा कि इस बारे में किसी तरह की गलत जानकारी नामांकन पत्र खारिज होने की वजह बन सकता है। 2012 में मणिपुर के मोइरंग विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ NCP उम्मीदवार पृथ्वीराज सिंह की जीत को हाईकोर्ट ने शून्य घोषित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। निर्वाचित उम्मीदवार पृथ्वीराज ने नामांकन पत्र में खुद को MBA बताया था, जो गलत पाया गया। हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली और गुवाहाटी हाईकोर्ट के लिए 10 जजों के नामों को मंजूरी दे दी है। अंतिम मोहर के लिए फाइल को राष्ट्रपति भवन भेज दिया गया है। PTI के मुताबिक कानून मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के लिए 8 अन्य वकीलों के नामों को भी सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के पास विचार के लिए भेजा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में देरी को लेकर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी मिटाने के लिए कौशल विकास पर जोर दिया है। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के गुरुग्राम में भी राज्योत्सव समारोह का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर में छत्तीसगढ़ के 16वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत की और जंगल सफारी समेत कई योजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 5 दिन चलने वाले राज्योत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य ने विकास के मामले में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री ने गरीबों को शिक्षित कर हुनरमंद बनाने पर जोर दिया। उसे हुनर सिखाया जाए, उसे कार्य करने के लिए औजार दिए जाए, उसे काम करने का अवसर दिया जाए, तो सिर्फ वो अपने परिवार की गरीबी हटाएगा ऐसा नहीं, वो अड़ोस पड़ोस के भी 2 परिवारों की गरीबी हटाने की ताकत उसमें आ जाए। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के गुरुग्राम में स्वर्ण जयंती समारोह में भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा ने देश के कई क्षेत्रों में अहम योगदान दिया है। उन्होंने बेटियों को बचाने के लिए जनता को धन्यवाद भी दिया। मैं उन माताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने बहू के गर्भ में जो बच्ची थी, सास के नाते, मां के नाते उसकी रक्षा करने का संकल्प किया। छत्तीसगढ़ और हरियाणा के अलावा मंगलवार को मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल ने भी स्थापना दिवस मनाया। प्रधानमंत्री ने इन राज्यों के नागरिकों को बधाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में हुए एक रक्षा सौदे में दलाली को लेकर एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस पर भारत में रक्षा सौदे के लिए करीब 82 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगा है। गार्डियन और BBC ने इस मामले की पड़ताल की है। उन्होंने कई लीक दस्तावेज और बिचौलियों के बयानों के आधार पर कहा है कि रोल्स रॉयस ने अवैध तरीके से इस पैसे का इस्तेमाल करके कई सालों तक मुनाफा कमाया है। भारतीय रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है। BBC और द गार्डियन को एक जांच में रोल्स रॉयस के भ्रष्टाचार में शामिल होने के सबूत मिले हैं। इनके मुताबिक कंपनी ने भारतीय एजेंट को 10 मिलियन पाउंड यानी करीब 82 करोड़ रुपए का गुप्त भुगतान किया है। इतना ही नहीं, कंपनी पर दूसरे देशों में अवैध तरीकों से सौदे हासिल करने का भी आरोप है। खबरों के मुताबिक रोल्स रॉयस ने भारतीय वायुसेना में इस्तेमाल होने वाले हॉक एयरक्राफ्ट इंजन का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए बिचौलियों को ये रकम चुकाई। भारतीय वायुसेना इन एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए करती है। पूरी फैमिली है क्या जो हिंदुस्तान में कहा हुआ है कि इनसे मुलाकात नहीं करनी, इनको अवॉइड करना है। गवर्नमेंट ने इनको पर्सोना नॉन कॉन्टैक्टिंग बताया था। क्या ये फैमिली ने पैसा खुद रखा है या हिंदुस्तान में डिफेंस में उस समय के डिफेंस मिनिस्टर को या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिसर्स को दिया? इसकी जानकारी होनी चाहिए और अगर ये सिद्ध होता है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में लंदन में रह रहे हथियार डीलर सुधीर चौधरी का नाम सामने आया है। सुधीर चौधरी पर पहले भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं। हालांकि उनके वकील ने इन आरोपों से इनकार किया है।
जांच रिपोर्ट के मुताबिक सुधीर चौधरी से जुड़ी कंपनियों को पैसा दिया गया। सुधीर चौधरी भारत सरकार की उस ब्लैकलिस्ट में हैं जिसमें भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल लोगों के नाम हैं। ये अच्छी बात नहीं है कि हम अपने रक्षा के सौदे करें। हम लोग जो आर्म्स जो हम लेते हैं दूसरे राष्ट्रों से, उसके बीच में दलाली नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर टू बायर, इनमें डायरेक्ट ये डील्स होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए। टिप्पणी से इनकार करते हुए रोल्स रॉयस का कहना है कि वो जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है। रोल्स रॉयस कंपनी की बाजार में 13 अरब पाउंड की वैल्यू है। कंपनी पैसेंजर जेट के लिए टरबाइन, इंजन और मिलिट्री एयरक्राफ्ट बेचने का काम भी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा ने कहा है कि साइरस मिस्त्री को हटाने का फैसला कठिन था। उन्होंने कहा कि ये फैसला सोच समझ कर लिया गया है। रतन टाटा का बयान ऐसे वक्त में आया है जब मिस्त्री ने डोकोमो को लेकर टाटा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि डोकोमो विवाद में सभी फैसले बोर्ड की सहमति से लिए गए और रतन टाटा को भी इनकी जानकारी थी। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों को मनगढ़ंत बताया। टाटा टेली सर्विसेज और जापानी कंपनी डोकोमो का विवाद अदालत में है। डोकोमो ने 2009 में टाटा की कंपनी में 26.5% हिस्सेदारी करीब 13,000 करोड़ रुपए में खरीदी थी। तब ये सहमति बनी थी कि अगर 5 साल में डोकोमो बाहर निकलेगा तो उसे 50% रकम लौटा दी जाएगी। 2014 में डोकोमो इससे बाहर हो गया और अब वो करीब 7,000 करोड़ रुपए मांग रहा है। सरकारी बैंकों के कई बड़े ग्राहक जानबूझकर कर्ज लौटाने से कतरा रहे हैं। ऐसे ग्राहकों की बढ़ती तादाद बैंकों के लिए परेशानी का सबब है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आरबीआई से ऐसे लोगों के नाम सार्वजनिक करने पर सवाल पूछा है। कर्ज में बड़ी रकम फंसने से बैंकिंग सिस्टम के लिए बड़ी परेशानी पैदा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त एतराज के बाद सार्वजनिक बैंक जानबूझकर कर्ज नहीं देने वालों पर सख्ती बरतने की तैयारी में है। इसके लिए रिजर्व बैंक पहले ही 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज नहीं चुकाने वालों की एक सूची सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुका है। हालांकि रिजर्व बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से कर्जदारों के नाम सार्वजनिक नहीं करने की अपील की है। केंद्रीय बैंक की दलील है कि नाम सार्वजनिक होने से कारोबार पर बुरा असर पड़ सकता है। Project appraisal has to be happening on a very regular basis so that you keep understand the kind of risk that is going to be built up over a period of time in the project. दिसंबर 2015 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 3 साल में जानबूझकर बैंकों का कर्ज नहीं चुकाने वालों की तादाद 5,554 से बढ़कर 7,686 हो गई। इसी दौरान बैंकों का कर्ज 27,749 करोड़ से बढ़कर 66,190 करोड़ हो गया। सिर्फ 57 कर्जदारों पर बैंकों का करीब 85,000 करोड़ रुपए बकाया है। इनमें सबसे ज्यादा कर्ज SBI का है। They constitute about 85% of these NPAs, which is a very very high figure. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आम आदमी है, जो रोजमर्रा के लिए जो लोन लेता है, उसका सिर्फ 15 से 16% का जो NPA हो रहा है। बट आपके जो बड़े बड़े जो बोरोवर्स हैं उनका 84-85% हो रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लौटाए जा रहे कर्ज पर चिंता जताते हुए सख्त टिप्पणी की थी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स लीक मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने कई याचिकाकर्ताओं पर सुनवाई करते हुए जज की अगुवाई में जांच आयोग बनाने का आदेश दिया है। इन याचिकाओं में तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान की याचिका भी शामिल है। मुख्य न्यायाधीश अनवर जहीर जमाली की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय पीठ ने कहा कि आयोग को सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां होंगी। कोर्ट ने सरकार और याचिकाकर्ताओं को जांच पैनल के सामने अपना पक्ष रखने को कहा है। इस फैसले के बाद इमरान खान ने 2 नवंबर की सरकार विरोधी रैली को रद्द कर दिया है। हालांकि उन्होंने समर्थकों को इस्लामाबाद के परेड मैदान में इस फैसले पर खुशी जाहिर करने के लिए जमा होने को कहा है। पनामा लीक मामले में शरीफ परिवार पर अवैध रूप से विदेश में संपत्ति जमा करने का आरोप है। इराकी सेना IS आतंकियों को खदेड़ने के लिए मोसुल शहर में घुस गई है। IS के कब्जे के 2 साल बाद सेना ने पहली बार शहर में प्रवेश किया। इससे पहले आतंकवाद विरोधी टुकड़ियों ने मोसुल से 1 किलोमीटर दूर बाजवाया गांव में आतंकियों पर कई हमले किए। इराक के प्रधानमंत्री अल अबादी ने कहा कि आतंकियों के पास आत्मसमर्पण या मौत का ही विकल्प बचा है।
मोसुल इराक का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिस पर 2014 में IS आतंकियों ने कब्जा कर लिया था। इसे छुड़ाने के लिए सुरक्षा बलों ने 17 अक्टूबर को अभियान शुरू किया था। ऑपरेशन के दौरान सेना ने 800 से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।